क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? राजेश सर। राजेश सर अभी लेफ्ट हुए हैं, वो दूसरे आईडी से जुड़ना चाह रहे थे। चूंकि वहां पे भी सर ने नॉट एक सर। समस्या बताई कि नेटवर्क इशू था नॉट कुछ, और लाइट। मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू हो। कपिल, हाँ बत्ता जी जी मैडम से जी कह दो कि स्टार्ट करें। बत्ता मैडम गो अहेड। अभी आप शुरू करें। सभी पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि वो बहुत ही केयरफुली इस पूरे क्लास के जो भी ये पॉइंट्स बताए जाएंगे, जो भी चीजें बताई जाएंगी मैडम द्वारा, उसको सुने, समझें। और ताकि इसमें हम आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो परीक्षा होगी वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी, वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप अगर पहले से अच्छी तरह से मैडम को सुने रहेंगे तो आप अच्छा पेपर दे पाएंगे, अच्छे पॉइंट्स आप अर्जित कर पाएंगे। तो मैडम, वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। थैंक यू। कपिल जी, एक बार प्रेजेंटेशन का देख लेते हैं। हाँ, हाँ हाँ मैम, जी बिल्कुल स्वागत है आपका। एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग जो आपका लैपटॉप से है, जैसे कि पूर्व में आपने किया हुआ था, आप देख लें। और पार्टिसिपेंट जितने हैं, किसी का अगर माइक ऑन है तो आप बंद कर लें। हाँ, आप लोग फीडबैक मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागीगण, पीपीटी क्लियर है। यस सर। यस, धन्यवाद आप लोगों का। जब ये अब आता है, आप लोगों का एक मैसेज आता है तो हमको एक फीडबैक मिलता है। जैसे ही आप लोगों का एक मैसेज आता है तो हमको एक फीडबैक मिलता है कि अभी अभी आप लोग हैं, जग रहे हैं। हमको लगता है कि बीच बीच में जैसे आप नहीं सुनते हैं या एक प्रश्न करते हैं कि आवाज स्पष्ट नहीं, तो हमको लगता है सो गए। फिलहाल ठीक है, अच्छा है। और मैम स्वागत है, वंदिता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुमेह एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से और NIPMD की ओर से बहुत बहुत कोलैबोरेशन जो हो रहा है, स्वागत है आपका सीआरई में। आप लोग आप अब अपने जो आपका व्याख्यान है उस पर आप कंटिन्यू हो सकती हैं। स्वागत है मैम। थैंक यू कपिल जी। सबको गुड मॉर्निंग। और मुझे थोड़ा माफ कर दीजिएगा अगर मेरी हिंदी ढंग से नहीं बोल पाई और अगर गलती से हो गया तो। प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसमें बात करें। और बहुत बहुत धन्यवाद NIPMD और मधुमेह फाउंडेशन का, मुझे ये मौका देने के लिए। बहुत खुशी भी हो रही है। अब दूर है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जुड़ने के बाद तो आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत वेलकम। यू ऑल आर वेरी वेलकम। एंड सॉरी अगर कोई दिक्कत हो जाती है, पहले ही माफी मांग रही हूँ। तो फिर ज्यादा बात नहीं करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मुझे सेशन के लिए टॉपिक दिया गया था डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। लेकिन मुझे लगा कि हमें थोड़ा हिस्ट्री भी जानना चाहिए, अपडेट्स क्या है इसके बारे में भी जानना चाहिए। इसीलिए मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ी हिस्ट्री को भी लाऊं, क्योंकि हमें सबको पता है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज क्या है, दीदी क्या क्या तरह के हैं, क्या कॉमन है। हम उन बच्चों के साथ ही हम काम करते हैं, रोजाना हम उनको देखते हैं। लेकिन कई बार इस प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कहाँ से शुरू हुआ था, क्या हुआ था। तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगी। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के हर हर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सारी आंसर्स आपके जो MCQs में आएंगे आपको PPT में मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान से बस सुनना है। और आशा करती हूँ कि यू विल टेक अ गुड मैसेज टू योर होम विद अ नॉलेजफुल सेशन। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि ना, जब एंशिएंट टाइम्स में जब भी ऐसी कोई एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते थे या बच्चों की कोई भी दिक्कतें होती थी या किसी को भी, तो ऐसा माना जाता था कि उनको पोजेस किया गया है, इविल स्पिरिट्स, जो हम लोग काला जादू बोलते हैं या बुरी आत्मा बोलते हैं, कि उनका प्रभाव है उन पे, इसीलिए नहीं हो पा रहा था। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे जब साइंस आगे आया, साइंस की बातें आगे आई, तो उन्होंने बोला कि शायद ये कुछ सिंड्रोम्स हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, साथ में आते हैं और चले जाते हैं। तब भी शायद बहुत सारी चीजें सही से नहीं दी गई थी। फिर भी बहुत सारे रिसर्चेस होने शुरू हुए। और जो कि हम जानते हैं, हम पूरी दुनिया में अलग, इवन हम इंडिया में भी हमारे पास इतने अलग अलग
जाति है, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो ऐसा हो सकता है कि हर एक कल्चर का अलग परसेप्शन हो इस बारे में। तो यही से शुरू हुआ था जब हम इस दीदी के ऊपर हम लोग का काम शुरू हुआ था पुराने दिनों से हिस्ट्री में। एंड यू नो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, ये चीज ना बदलता रहता है, बदलता रहता है। और क्योंकि हम रिसर्चेस करते जाते हैं, नई नई चीजें आती जाती हैं, डिसेबिलिटीज इवॉल्व होती हैं, कई बार कुछ रिसर्च करते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, कुछ में देखते हैं कि बिहेवियर ऐसे इम्प्रूव हो रहा है, रीजंस बहुत सारे होते हैं। इसलिए हम इस चीज को कभी एक प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से नहीं दे पाए हैं, हमेशा इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा थोड़ा कुछ कम होता रहता है। सो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। 2007 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस है, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था जहां पे उन्होंने बोला था कि डिसेबिलिटीज, developmental disabilities as severe lifelong disabilities attributable to mental and or physical impairments manifested before age of 22। तो इस एरिया में ये होता है डीडी में कि किसी को भी ये चीज 22 साल के उम्र से पहले ही हमें दिखाई देने लगते हैं, उनको दिक्कतें जो होती हैं या तो मेंटल या फिजिकल या दोनों चीज होती हैं, और ये इशू पूरी जिंदगी भर रहता है। और उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दिए थे, कुछ लिमिटेशंस भी दिए थे। उनमें से जैसे हो सकता है कि एक इंसान, एन इंडिविजुअल इज नॉट केपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, अपने आप खुद काम करके खुद की बेसिक नीड्स को भी पूरा करना, चलने फिरने में दिक्कत, बात बोलने में या एक्सप्रेस करने में दिक्कत, और उसके बाद अपना खुद का ध्यान रखना, और डायरेक्शंस, जो खुद से चीजें गोल ओरिएंटेड काम होता है वो ना कर पाना। ये कुछ उन्होंने क्राइटेरियाज दिए थे, लिमिटेशंस दिए थे कि डिसेबिलिटी को होने के लिए ये सारी चीजें होती है। फिर भी ये चीज इवॉल्व होती गई, और उसके बाद उन्होंने बहुत ग्रुप्स पे उन लोगों ने रिसर्च किया और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये एक क्रॉनिक कंडीशन है ड्यू टू मेंटल एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट, जो जिनमें उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है रेगुलर फंक्शनिंग में, और ये हम पूरी जिंदगी भर रहता है। यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होते ही उनको दिखाई दे देते हम लोग को कुछ डिसऑर्डर्स, कई बार प्रेगनेंसी के टाइम में भी होता है, बहुत अलग अलग कारणों के लिए, और कई बार इन्फेक्शन होता है, और कई बार एक्सीडेंट या कोई ब्रेन इंजरी होता है, तब भी डीडी हो सकता है। कुछ फैक्टर्स है वही जैसे हमने बात करी, पेरेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशंस एट बर्थ, फिर इन्फेक्शन that mother may have during pregnancy, और या तो मदर और चाइल्ड वाज एक्सपोज टू सम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जैसे अभी वो हम लोग का क्या नागासा क्या था ये, मैं भूल गई, वहां पे जो जापान में जो हुआ था उसमें हम देखते हैं ना कि उनकी जो हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा, नहीं, थैंक यू सो मच। तो वहां पे जो था, हम आज तक देखते हैं कि डिस्फंक्शंस हैं, एंड आई थिंक उसमें बहुत सारी मूवी भी बन चुकी है। Prevalence, it is more common in males than females, and it has been found through researchers that जो the areas of poverty and deprived environment among people of certain ethnicities, इन लोगों में ज्यादा दिखाई देता है, जहां पे हमें पास सर्विसेज नहीं होती हैं एक्सेस करने के लिए, जहां पे उनके पास करीबी होती है, वहां पे उन लोग के उस पॉपुलेशन में ये चीज ज्यादा दिखाई देती है। सोशल एटीट्यूड, अब ये एक इवॉल्व होने वाला प्रोसेस है, होता गया कल्चरल डिफरेंसेस आए, तो हम सोसाइटी का क्या इसमें इन्फ्लुएंस था, इसमें क्या करना था क्या नहीं करना था, ये सब भी बहुत इवॉल्व हुआ। और उसके बाद इसमें उन्होंने कुछ फेजेस बनाए, जहां पे ये एक चीज क्लियर कर दी गई थी कि एक सोशल परसेप्शन है, नॉन स्टैटिक सोशल परसेप्शन, और इट हैज अ
कम्युनिटी एज वेल एज कल्चरल डिफरेंस। जो 3 फेजेस हैं उसमें है प्रिमिटिव पीरियड, एरा ऑफ असाइलम्स एंड एज ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। पुराने दिनों में, एंशिएंट टाइम में, व्हाट वाज हैपनिंग इज इट वाज रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी, एक बोझ की तरह देखा जाता था, और उनको कोई कोई हक, मतलब राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वर नॉट गिवन टू देम, एंड they were actually left on the roads to die or to beg. उनका वही लाइफ टाइम, उन लोग का वही चीज वे ऑफ लिविंग हो गया था। एंड देन कम्स द सेकेंड एरा, जहाँ पे इट वाज इन 18th सेंचुरी, जहाँ पे Christians in Rome, this foundation called Valentine's Harris Foundation, उन्होंने ब्लाइंड को मदद करने की, जो विजुअली इम्पेयर्ड थे उन लोग को मदद करने के लिए शुरू किया इन 1784, और they considered as an empathetic attitude towards them for understanding and delivering the love and benevolence for this incapable individuals who are not able to actually regulate their functional lives. और ये चीज तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन नहीं बना था, ना ही कोई एक्ट आया था। तब ये जो धार्मिक स्थान है उसके वहां से इसको डिलीवर किया जाता था, से हेल्प एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। फाइनल स्टेज में ये है कि दिस एज इज आफ्टर 18, जहां पे प्रोग्रेस होने शुरू हुआ और सोसाइटी में दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग डीडी एज अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ, जहां पे दे डिसाइडेड टू पुट ऑन द स्किल्स, इक्विप स्किल्स एंड रिक्विजिट ऑल ऑफ दीज इम्प्लीकेशंस। उनको ये जो डीडी के इंडिविजुअल्स हैं उनको फुल फ्लेजेड मेंबरशिप्स दिया जाता था। तो it is the kind of like progress that happened over 3 phases. So it is also believed that they are less capable, or of course we all know that it has been through researches, we have seen how much discrimination and negative attitudes hote hain towards them, and this is only because of lack of general understanding. उनको शायद पॉपुलेशन को समझ नहीं आता है कि हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए। एंड इन 1980 बहुत सारे इवोल्यूशंस हुए थे, बहुत कोर्ट केसेस हुए थे, प्रेजेंटेशंस हुए थे। मैं वो वाला डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगी, वहां पे एक्चुअली यू विल सी हाउ इट इवॉल्व्ड। तब वहां पे डिफरेंटली एबल्ड टर्म दिया गया था, जहां पे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है किसी को भी एड्रेस करने के लिए। अगर हम किसी को डिसेबल बोलते हैं या एक ऑल्टरनेटिव टर्म हमने यूज करना शुरू किया कि दे आर डिफरेंटली एबल्ड। इंडियन पर्सपेक्टिव, हमारे भारत में ये चीज शुरू हुआ 1990s में। प्रॉपर एक सोसाइटी के साथ मिलकर एक एक्ट बनाया गया, और उसमें इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी वेर एड्रेस्ड। इट वाज इन 1995 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। हालांकि ये एक्ट अभी थोड़ा रिव्यू हो चुका है 2016 में। वी विल कम टू दैट इन फॉलोइंग स्लाइड्स। उनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। इस पूरे रिसर्चेस के बाद जब ये सारी चीजें आई, पॉलिसीज आने शुरू हुए, तो उनको लगा कि इन लोगों को, ये लोग सेम है बट दे नीड सम रिहैबिलिटेशन एंड दे नीड enhancement and empowerment through certain skills. They need क्या बोलते हैं उसको, they want and they can be given better services, they can be actually raised with empowerment, and they can be made functional with medical, social, educational and vocational measures के साथ। हमें बहुत सारी फील्ड्स के साथ, जैसे हम सबको पता है, हम जब भी स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में काम करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके, बहुत सारे डिपार्टमेंट स्पेशलिटीज को इंक्लूड करके काम करते हैं। तो आफ्टर दिस एक्ट केम, इस एक्ट का लाने का मतलब ही यही था कि उन लोगों ने स्किल डेवलपमेंट वाली चीज में, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है इन इंडिविजुअल्स की,
उन पे फोकस करके आगे जाने के उनको एम्पावर करने के लिए। ये दिस इज द प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन इंडिया। इंडिया में 1912 में आया था लुनेसी एक्ट, जहाँ पे मेंटल इलनेस को एड्रेस किया गया था। फिर 87 में मेंटल हेल्थ एक्ट एंड इट वाज रिवाइज्ड इन 2017। फिर RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो आज तक हम एक हमारी स्टैट्यूटरी बोर्ड है, उसके अंदर हम सब लोग रजिस्टर्ड हैं और उसी के थ्रू हमें सारी चीजें अप्रूवल मिलती हैं। और इस रिहैबिलिटेशन के दुनिया में जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं, इसमें एडवांस टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए मतलब एडवांस टेक्निक्स को देने के लिए ही ये बोर्ड बनाया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जो 2016 में फिर रिवाइज्ड हुआ था। नेशनल ट्रस्ट एक्ट एंड द राइट टू एजुकेशन इन 2000। जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, वो 2016 में उन्होंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी। पहले वाले में 13 चैप्टर्स थे, 7 डिसेबिलिटीज थी, बहुत सारी चीजें नहीं था और 3% रिजर्वेशन था सारे पोस्ट में। बट इवेंचुअली जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का ये हुआ, मीटिंग हुआ, तो उन्होंने इस एक्ट को बेटर बनाने के लिए कुछ चैप्टर्स डाले, कुछ एडिशंस करे और कुछ चीजों को उन्होंने एक इक्वल राइट की तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने दिया। जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑन दिस फील्ड शुड बी रजिस्टर्ड, उनकी ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन एक एफिलिएटेड मिलेगा भी नहीं। किसी का माइक ऑन है? होता है तो 100 CRE पॉइंट चाहिए होता है। तो WHO का आया था जून में, तो कल लिए थे 50 पॉइंट हो गया। अब 18 यहाँ से मिल जा रहा है और 2-3 कर चुका हूँ, तो 23 में रिन्यूअल होगा। अभी 18 में किए थे। हाँ, लेकिन फीस चाहूंगी किसी का माइक ऑन है? अशोक पराशर अपना माइक ऑफ करें। अशोक पराशर अपना माइक ऑफ करें। ऑफ हो गया सर? नहीं, ऑफ नहीं हुआ है, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। अब हुआ सर? अभी नहीं हुआ है, आप अपना माइक ऑफ करें। मैडम स्टार्ट प्लीज। हो गया। हाँ, थैंक यू। हाँ, इस हेलो बंदिता मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने अभी एक्ट बताए है, तो वो जो राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट है, वो 2009 में आया, 2010 में नहीं है। रिवाइज हुआ ना, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो। राइट टू एजुकेशन। क्या हम क्वेश्चंस बाद में पूछ सकते हैं, अगर आप बुरा ना माने? एक बार फिनिश हो जाएगा तो 10 मिनट्स। 1 मिनट मैम, क्षमा चाहेंगे हम। जितने भी प्रतिभागीगण हैं, सभी लोगों से पुनः बारंबार निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जितने जो प्रश्न उत्तर करना है, आप अंतिम के 15 मिनट मिलेंगे क्लास में, उसमें आप कर सकते हैं। निवेदन है कि क्लास टाइम अगर आप बीच में प्रश्न करते हैं, करिए, आप नोट करके रखें। अच्छी बात है कि आप नोट करके रखें। हर प्रश्न का संभवतः प्रयास रहेगा कि आपको उत्तर मिले, पर यह है कि आप बीच में जब बोलते हैं थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, प्लीज। और पुनः निवेदन है, जिसका अगर किसी को नहीं पता है माइक ऑफ करना, वीडियो ऑफ करना, तो आप अपना कर लीजिए। निवेदन है, प्लीज। नहीं है, किसी का सहयोग ले लीजिए, अन्यथा हमको मजबूरी में यहाँ से रिमूव करना पड़ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद मैम, कंटिन्यू। थैंक यू। तो UNCRPD में जब इन्होंने नया वाला ये कन्वेंशन आया, उसमें राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में कुछ चीजें उन लोगों ने बहुत they took affirmations and they give fundamental basic rights to them, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि there are 8 of them. A is respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons. B is non-discrimination. जब एक्ट आ भी गया था, फिर भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे, बहुत सारी चीजें
चल रही थी, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे ये एक ऑफेंसिव एक्ट माना गया जहाँ पे इफ यू वायलेट इट यू आर गोइंग टू फेस द कोर्ट, और उनके लिए कुछ फाइन्स होते थे, और नॉन बेलेबल एक्ट है शायद। सी फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन द सोसाइटी। बहुत रिसर्च करने के बाद उन लोगों को दिखा कि इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता था, इनफैक्ट इन द स्पोर्ट्स ऑल्सो वहां पे भी नहीं दिया जाता था, बट विथ लॉट ऑफ with lot of organizations trying for it, अब हम स्पोर्ट्स में भी उनको इंक्लूड कर सकते हैं। हम पैरा ओलंपिक्स होते हैं, हर उसमें they have been given this right to actually be included in the society from all aspects. D is respect for difference and acceptance of persons with disabilities as a part of human diversity and humanity. Equality of opportunity. Accessibility मतलब हर एक सर्विसेज को वो एक्सेस कर सकते हैं, अगर उनको दीदी हो ना हो इससे कोई उनको डिफरेंस नहीं बनना चाहिए। इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, बी इट अ मैन बी इट अ वुमन, दीदी अगर है तो उनको इक्वल एक्सेस और इक्वलिटी, जो इक्वल प्रैक्टिसेस हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों जनताओं दोनों जेंडर्स को दिया जाएगा। And respect for evolving capacities of children with disabilities, and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities. ये कुछ चैप्टर्स के मैंने ऐसे लिखा है, आपको अगर मतलब what they have added, मैंने सारे चैप्टर्स के नहीं लिखे, उन लोगों ने 7 चैप्टर्स और ऐड किए थे, थोड़े मॉडिफाई किए थे, मैंने सिर्फ 4 चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा बेसिक्स डाला है, जहाँ पे दे हैड इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाया गया था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का था, देन जो डेफिनेशंस है बैरियर एंड केयर गिवर इनको दिया गया था, न्यू टर्म्स इंक्लूड किए गए थे, लाइक वी हैव टू कॉल इट एज पर्सन विद डिसेबिलिटी रादर देन कॉलिंग डिसेबल्ड, और उनके डेफिनेशंस दिए गए थे, और जिनको डिसेबिलिटी के लेवल्स भी दिए गए थे, क्लासिफिकेशंस किया गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज किए गए थे, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंक्लूसिव एजुकेशन का भी अपॉर्चुनिटी, एक व्हाट वुड आई से, एक प्लान, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो बोलते हैं, वो भी इंक्लूड किया गया था। एंड ऑफ कोर्स स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्किल बिकॉज दे कैन नॉट, सम ऑफ द डीडीज जहाँ पे है कि वो फुल फ्लेजेड जो नॉर्मल एजुकेशन है वो नहीं कर पाते, बट एग्जिस्टिंग एज पर द डेफिनेशन जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसी को हम डेवलप करते हैं और उनको एम्प्लॉय करने के लिए देते हैं। ये सारी चीजें कुछ मैंने समराइज करके यहाँ पे डाला है। आई होप इट विल हेल्प यू ऑल। इस एक्ट के कुछ क्रिटिसिजम्स है। नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज जो है 7 से 21 तक बढ़ा दी गई थी। स्पेशल मेंशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन भी हुआ है, जो 1995 और अभी 2016 में जो भी एडिशंस हुए हैं। Inclusion of private firms in the definition of establishments, or specific provisions on guardianship of mentally ill persons and provision of special court. इनके लिए एक special court भी के लिए भी वो किया गया था। लेकिन इसमें 2-3 चीजें थोड़ी जो शायद गलत या डिबेट में रह गया है, वो है inadequate reservation, जो आज तक के लिए आज तक थोड़ी स्ट्रगलिंग पॉइंट है, अभी भी बिल्स शायद पास नहीं हुए हैं। एंड चीफ कमिश्नर विथ फ्यू पावर्स, जो कमिश्नर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उन लोगों को कुछ स्पेशल पावर्स भी दिया गया है, जो शायद कई कबार दिक्कतें हो जाती है कुछ। एंड there is one thing that the degree of disability for certain disabilities are not specified, जैसे कि हम ऑटिज्म का बोले, लर्निंग डिसेबिलिटीज का बोले, थैलेसीमिया का बोले, इनका कोई स्पेशल क्लासिफिकेशंस नहीं है और डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ विच एक्सेस टू सर्विसेज या जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें उनको दिक्कतें हो जाती है। एंड नो जेल टर्म फॉर वायलेशन ऑफ द एक्ट, अभी तक इसके लिए अभी भी चल रहा है। आई थिंक अभी कुछ दिन 1 साल पहले की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन
with a rider, it's like impunged act or omission in proportionate means of achieving a legitimate aim. इसमें थोड़ा एक डिबेट आ जाता है कि एक it's like a jump they have done, but again how far it has been implemented. Legislations in India, it is about the constitution, जहाँ पे basic rights हम सबको मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा ये है. I'll not go in details in this part. हाँ, the public policy and the core concepts, like it took 35 years जहाँ पे इन्होंने जो public policy बनाया है दीदी के लिए, उनके लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं हम प्रैक्टिस कर सकते विथ थ्रू रिसर्चेस, और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद उन लोगों ने स्टडीज के बाद इन लोगों ने ये पॉइंट्स दिए हैं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन, इंडिविजुअलाइज्ड एंड अप्रोप्रिएट सर्विसेज फॉर देम, classification of those illnesses and how they can approach for their services, empowerment and participatory decision making, सर्विस कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन. अगर हम कोई भी सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक जैसे हमने पहले देखा था सोशल, मेडिकल, हर चीज, हर फील्ड, हर स्पेशलिटी को इंक्लूड करके हम उनको सर्विसेज कोलैबोरेट करके प्रोवाइड करेंगे. लिबर्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रेशन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोगों यहाँ पे फैमिली इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को इंक्लूड किया गया. और जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव सर्विसेज हैं, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर कल्चर में किस तरह से उस चीज को लिया जाता है एंड दिया जाता है, और उस चीज को एक्सप्लेन और जनरल टर्म्स में डालने के लिए उन लोगों ने ये वाली पेज भी रिसर्च किया. टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी by the society, by the organizations, by the individuals, family members, and personal and professional system of capacity development and prevention. Prevention in the sense कि हम ऐसे डीडी को रोक कैसे सकते हैं. बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि when a mother conceives, so 3 months, 6 months, 9 months, ऐसे में उनकी रेगुलर चेकअप्स होती हैं, कुछ भी होता है तो certain things like non exposure to toxins, toxic environment, stress, इन सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड करके प्रिवेंट भी कर सकते हैं. This is the role little chart that I have taken from this handbook of developmental disabilities. यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल के प्रिंसिपल्स और रोल्स क्या है जो हमने पहले ही डिस्कस किया है उसके बारे में दिया हुआ है. So the things I wrote in there is in this chart, which will help you all to understand how we are contributing to this particular field. Monitoring and screening होती है. हमें कब पता चलता है किसी बच्चे को या किसी को भी कुछ दिक्कत है, हमें किस हिसाब से हम उसको डायग्नोसिस करते हैं, एक सिस्टम भी दिया गया. और इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग को एडवाइस किया जाता है, हम लोग खुद भी एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि आप डॉक्टर्स के रेगुलर फॉलोअप्स करें. और जहाँ पे पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऑब्जर्व द डेवलपमेंटल डिलेज, जैसे कि बात करने में कोई दिक्कत, चलने में कोई दिक्कत, या तो अगर आप देख रहे हैं कि फिजिकली भी कोई दिक्कत हो रही है. फिर डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग थ्रू बेसिक स्किल्स, जो एक साल का बच्चे, 2 साल के बच्चे या 3 महीने के बच्चे को जिससे नेक होल्डिंग नहीं आ रही है, वो जो भी चीजें हैं, एक स्क्रीनिंग आती है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके थ्रू एक टूल है जिसके थ्रू हम उसको स्क्रीन करते हैं. और फिर उसकी आईक्यू और उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स या कॉग्निशन, ये सब भी हम चेक करते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स मोर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द family. At first it is the parents who will observe and then they go ahead. Coming to common developmental disabilities, बहुत ज्यादा कॉमन जो हमें दिखता है और जो हम अभी काम कर रहे हैं अभी कुछ like from past I think 6-7 years, जो बहुत एक्टिवली काम और रिसर्चेस हो रहे हैं, are autistic spectrum disorders, learning disability, intellectual disability, Down syndrome, neuromotor impairment जहाँ पे cerebral palsy, hearing impairment, vision impairment आते हैं, and ADHD, attention deficit hyperactive disorders.
ऑटिज्म पहले अलग तरीके से था, बट उन्होंने स्पेक्ट्रम डाल के उन्होंने दे एडेड परवेसिव और एस्पर्गर सिम्टम्स सिंड्रोम को भी इंक्लूड कर दिया, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल इट एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. आई थिंक DSM-5 में they reviewed the terms and then they included these other two. फिर the meaning of autism is auto means what would I say? It's like, you know, own self, and it's profoundly like withdrawal from people. Auto and self, it has arrived from that word. So when they are withdrawing themselves from self, it means that they are withdrawing from their parents as well, even the environment around. So they do not interact, they do not have eye contact, they have certain limitations of for their actions. कई कबार autism के बच्चों को इंटेलिजेंट IQ के दिक्कतें भी होती हैं और कई बार नहीं भी होते हैं. उसके लिए भी we have tools through which we do the diagnosis. लेवल माइल्ड मॉडरेट सीवियर ऑटिज्म के लेवल्स होते हैं, और यूजुअली we can see this major symptoms in first 3 years of the infant's life, and autism is more common in males than females. They have normal lifespans. So behavioral characteristics autism के बच्चों में ये होता है, या OASD के बच्चों में, कि they are very resistant for the change of routine. They're very particular with time. They understand the difference of soft touch and to hard touch, and they cannot tolerate specific textiles or tags on the clothing. जैसे हम देखते हैं कई बार कि उनको अगर एक टी शर्ट अच्छा लगता है तो उनको वही टी शर्ट चाहिए होता है और वही टेक्सचर का चाहिए होता है. Sometimes they are very clumsy and self harm behavior भी होता है उसमें, जहाँ पे हेड बैंगिंग होता है. there is no eye contact. There are like, you know, they are like they like to smell people, then they would see through those minor मैग्निफिकेशन. जैसे ना छोटी छोटी चीजों में अट्रैक्शन होना, जैसे कि चींटी चल रही है तो चींटी कैसे जा रही है, क्या कर रही है, दे आर मोर अट्रैक्टेड टू दैट. इफ देयर इज अ टेलीविजन तो वहां पे अगर उसका ब्रांड का नाम है, दे विल बी लुकिंग माइन्यूटली एट द ब्रांड नेम rather than the whole part. So these are certain behavioral characteristics that we see in the children of ASD. इनके मैनेजमेंट बहुत लेवल्स के हिसाब से होता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर के हिसाब से. in earlier days when the behavior was uncontrollable तो उनको restrain किया जाता था, क्योंकि they have this very aggressive and self injurious behavior. तो but with progress of researchers and observations, Skyer and Kamer ने बोला कि इतना इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है अगर हम रिस्ट्रेन करते हैं. इट स्टिल इज अंडर प्रोसेस. मुझे लेटेस्ट इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता कि, बट वी डोंट रिस्ट्रेन इट एनीमोर, बट वी डू बिहेवियरल थेरेपी ऑन देम, एंड वी फोकस मोर ऑन कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, जहाँ पे पेरेंट काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन स्ट्रक्चर किया जाता है, स्पीच थेरेपी एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग्स, एंड ऑफ कोर्स मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं. We do have special school जहाँ पे special care and अलग-अलग specialists इन बच्चों पे काम करते हैं. Second is comes learning disabilities. So a number of disorders which may affect the acquisition, organization, retention, understanding of or use of verbal or non-verbal information. लर्निंग डिसेबिलिटीज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, उनमें इम्पेयरमेंट होती है इन परसीविंग, थिंकिंग एंड रिमेम्बरिंग और लर्निंग, एंड दे कैन एक्चुअली इफेक्ट इन 2 or 3 एरियाज ऑफ आवर लाइव्स: oral language, reading, written, calculations, organization skills and social skills. So impairments may, like, you know, language processing may they will have impairment, they won't be able to comprehend the way they are expected to or the way we have told them. तो phonological processing तो उनको अगर हमने beer बोला, beer, bear, तो they will not be able to recognize the difference between them.
Visual spatial processing is like their cognition and their action जो वो coordinate नहीं कर पाते हैं अपने thoughts और अपने visuals को. Perceptual motor integration, processing speed, memory and attention. Of course, इसमें memory में forgetfulness आ जाती है, attention span बहुत कम होती है, और जो executive functions हैं उसमें भी दिक्कतें आती हैं, problem solving, decision makings में. So all these things have interferes on the part of the individual's listening, speaking and understanding, reading में decoding and phonetic, and written में spelling mistakes होते हैं, dyslexia होता है, problem solving नहीं हो पा. These are certain executive functions that they use, and they are unable to do it. So and therefore their social skills are also challenged. Some of the specific learning disabilities are dyslexia, dyscalculia, dyspragia. ये सब we all know it and we have worked on it. But अभी I think SLD के लिए टेस्ट है इंडिया में निमहांस बैटरी जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जहाँ पे they have the criteria for diagnosis, and I think government have also CBSE board and some state boards have also accepted कि subjects में भी उन लोग को considerations मिलता है if they have any of the SLDs. These are certain signs and symptoms: short attention span, distractibility, hyperactive, and there would be in some of them mild speech impairment. मैनेजमेंट इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो लोग अपने डिसेबिलिटीज के हिसाब से एसएलडी जो लर्निंग डिफिकल्टीज है उस हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं, उनके साथ काम करते हैं. इट इज एन इन्वेसिव एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस और कुछ कंसिडरेशंस और उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग की जाती है. तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, it is characterized by the significant limitation in both intellectual functioning and adaptive behavior, which covers our everyday activities जहाँ पे impairment होती है. So IQ के classifications हैं जिसके base पे भी हम उनको पहले mental retardation बोलते थे, but अभी classifications आ गए हैं और DSM-5 में they have asked us to use the term as intellectual disability rather than mental retardation. So the classification of intellectual disability are mild, moderate, severe, and profound. So mild, we have certain IQ tests through which we diagnose the levels and severity levels of IQ. जैसे आप ले सकते हैं, there are Indian tests like MISIC, BKT, then WAIS, और उसमें हम लोग को पता चलता है कि the level of IQ of that particular child. अगर उसका range 50 to 69 है, their mental age is around 9 to 12 years old. तो इनमें ये होता है कि they do have functioning, like, you know, they have skills, but they acquire it late. They have sufficient speech. They're independent of self-care and home. The struggling with academic work, reading and math, and skilled and semi-skilled चीजों को वो लोग को ज्यादा अच्छे से करना आता है, and they are more into like मैकेनिकल वर्क. आप उनको एडवाइस करो तो वो चीज फॉलो करेंगे. दे विल लीव इट विथ मिनिमल, they will leave independently with minimal support, and they will follow your instructions and do it. But then again, we have to be careful that we instruct them one by one, rather with one instruction and not with many instructions. Moderate में mental age होता है 6 to 9 years, which is 35 to 49 के range में आता है. These in moderate, the individuals are expected to have adequate functional speech, but difficulty in adjusting and adapting to the environment. तो इनको
maybe and may not be reading difficulties हो सकती हैं, but otherwise adjusting adaptation में दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हैं और उनकी understanding भी कम है according to the age of that chronological age of that individual. Severe में they need self care, they are dependent and they are dependent for lifetime. They need supervision for everything they do. They need instructions. They need repeated guidance. They need repeated instructions. And profound is less than 20, जो 3 साल के बच्चे की तरह होता है, and it's very limited to, like, they are totally dependent on the caregiver, and the communication, there could be dysfunctions in each field: communication, mobility, and self-care. जो न्यू क्लासिफिकेशन आया था तो उसमें it is the same, but they have just changed the terms to intermittent support, limited support, extensive and pervasive. Pervasive में जो profound वाले बच्चे हैं उनको डाला जाता है, just it's same to as what mild, moderate, severe or profound का है. Management, yes, we have to make them familiarize with the environment they are in. Parents and caretakers and teachers, इनकी हमेशा collaboration, consultation होनी चाहिए, briefing होनी चाहिए. We have to observe the child in a way and see where we can work on it. We have to specialize the skills that they need to work on, and we can incapacitate in them and make capable of it. We should speak slowly. Alternative communication systems भी हम लोग को use करना चाहिए, like, you know, picture board, sorry यहाँ पे V आ गया, it's BOARD. Electronic device से हम explain कर सकते हैं. We should try to use different modes through which we can explain them. And of course, one instruction at a time, and reward and reinforcement technique. So जब भी हम उनकी कोई भी behavior पे काम करना चाहते हैं, so we should always use this reward and reinforcement technique जहाँ पे we praise them, or, you know, if it is a bad behavior, then we do different behaviors, or जैसे हम कोई बात नहीं करते, if one of them is not behaving well और उन्होंने वो गलत किया है, so what the family does, so ABC model हम लोग use करते हैं उसमें. And of course we should try to observe the verbal communication and gestures that they give us. Sometimes they are not able to express what they want and what they don't, but we should always try to express the observe and understand that. Down syndrome is another one. Down syndrome के बच्चे बहुत they are very socially adaptive kids. This is best known as chromosomal disorder, and it is because of the presence of that chromosome 21 जो हम सब and yes, Down syndrome के बच्चों के साथ, I don't know if we have observed, they are very social and they are very communicable. They have certain characteristics. So like within 3 years of their birth, I mean, even with like, you know, first birth में पता चल जाता है infants में. But then their skills that we have seen, even if they are they have moderate IQ levels, but they are very socially competent. They are very they can adjust with this adapt the social environment very well. They're very jolly. They're very jolly, unlike other disabilities that we observe. That is one thing that we can see. Their characteristics are small nose, mouth and ears, slight bend on the fifth fingers, then flat round face, short stocky build, and the shape of their eyes are almond shaped, and they will sometimes, not always, but will have white spots or colored part on their eyes. उनकी management वही है, skill training, individual interventions, and preventing classroom strategies and positive interpersonal environment. So usually with these kids, because they are socially very adaptable, we have to be very careful with our behavior as well. I remember I was working with a special school, and वहाँ पे this little girl, she had Down syndrome, and she was so bright and socially adaptive, but
she might have learned certain things which are inappropriate to the environment or to the human behavior, we would say as a whole, or she must have been exposed कि वो सारी behavior जैसे ना आके गलत शब्दों का इस्तेमाल करना या कुछ actions का कुछ behavior some behavioral patterns जो वो देखते हैं घर में या कुछ करते हैं तो आके they learn it very easily. So that is how their behavioral plans and behavioral assessment has to be done, and we should also, as specialists, we should also take care of the same. Cerebral palsy ki treatment and therapy, it's more of through medications, equipment, alternative medications, equipments, like they are given support, they are given wheelchairs, they are given devices. So kabhi-kabhi surgeries ki bhi zarurat hoti hai, so that becomes effective for the whole health. There are certain movies also, I forgot the name, एक हिंदी movie है, Kalki hai usme. She had cerebral palsy, but she was socially very competent, quite intelligent. Then alternative mein, animal assisted therapy. This is a new therapy that we have seen that has worked a lot. Nutrition, yoga, adaptive sports, massage therapy. All this thing works a lot. And of course, behavior therapy, music and art, occupational therapies are also integrated into that. And how do we recognize that a person has cerebral palsy? It is through the physical development that they have. They'll be having difficulty in lifting head when they are very small. Then we will see their legs are stiff. They will push back with the head, round back, difficulties to bring arms forward to reach out. तो ये कुछ symptoms हैं. बैठने में दिक्कत होना, support लेना, back hold नहीं कर पाना, independently नहीं चल पाना, और toes में चलना is one of the very common symptom that we see in these kids. So in cerebral palsy, intellectual disability, seizure disorders, sensory deficit or dysfunction, speech and joint contractures are very common. So all these other disorders are also present with cerebral palsy. Visual impairment. Understanding the concept of visual impairment is like there are different levels actually where we can define that, because कई बार visual impairment मतलब पैदाइशी होती हैं, कई बार होता है कि injuries के वजह से, और कई बार कुछ और reasons से, कई बार it's psychological also. Visual disorder is what refers to the anatomical changes in the visual organs caused by disease of the eye, जैसे cataract हो गया, glaucoma हो गया. Visual impairment refers to the functional loss that results from a visual disorder. Visual disability refers to vision-related changes in the skills and disability and abilities of an individual. It describes the level of performance of a person based on functional vision. And visual handicap refers to the psychosocial and economic consequences of visual loss, such as loss of independence or inability to work. The characteristics of the students with visual impairments of cognition and language impaired होते हैं, but they say जो visually impaired होते हैं, their one of their senses are very active, क्योंकि एक सेंस नहीं काम करता तो दूसरा चीज ज्यादा काम करता है. So with touch they can actually recognize, and with sounds they can actually know their ways out. Like cognition and language, it is impaired or absent vision makes it difficult to see the connections between experiences. Motor development and mobility, visual impairment often leads to delays and deficits in motor development. Social and adjustment and interaction is children with visual impairments interact less and are often delayed in social skills. Many persons who have lost their sight report that the biggest difficulty is dealing socially with attitudes and behavior of those around them. Hearing impairment.
So the characteristics is loss prior to intelligence, speech and language skills, academic achievement, social development, orientation and mobility, and perceptual motor development. Loss is hearing loss is prior to age of 5 years old. Speech and language में भी दिक्कत होती है उनको, maybe the speech is slow and limited, and they can just associate with the words and might not be clear. Academic achievements उनके 2 साल late होता है, unlike the age group, chronological age group of the individual, and slow reading skills, and they have limited learning opportunities. Social development, they are socially mostly isolated in typical, because of course when they are not able to hear, तो उनकी social development में भी दिक्कत आ जाती है. Orientation and mobility, unaware of location in space, may restrict movements of fear getting hurt, need for mobility training. And perceptual motor development, usually limited perceptual skills, so texture, weight, sound, and discrimination. So this is a chart की जो hearing deaf and blind दोनों के लिए है. Like students who are deaf or severely hearing impaired and legally blind, visually impaired. Students who have sensory impairments of both vision and hearing, one of which is severe and the other is moderate to severe. This is a chart keys, like you can go through and see how it works. जो जिनके पास दोनों auditory and visual impairments है उसके ऊपर. The last one is attention deficit hyperactive disorder. This is also a developmental disorder, जहाँ पे the symptoms are very clear in the child, and we usually see the differences in the child from the age of 2 to 3 years, where the child is very hyperactive, inattentive, forgetful, fidgeting, making careless mistakes, acting without thinking, excessive talking, easily distracted, and very impulsive and aggressive as well. ADHD के management, actually it is more of medication, social and behavioral, primitive care and specialist care, and it has to be very much a cycle stabilized, and the treatment should be individual based treatment, because it, like, you know, adding on to that, अगर हम सबके साथ उनको बिठा के हम करना चाहेंगे educate, हम नहीं कर पाएंगे. Even if they have ADHD, they might not have any other difficulties. So we should take the different specialists and different groups and teams should take responsibility in treating this. Primary care and specialist care, management cycle stable, then treatment individualization, just that is what we just discussed. And treatment initiation, हम लोग को psychoeducation, non-pharmacological lifestyle and diet जो है non-pharmacological, we can use those. Behavioral treatments are mostly worthy with them, and medication, yes, they are given stimulants for the right level of control of their molecules and for their behavior of impulsivity. Treatment and re-evaluation of reassess treatment goals, reconsider objective and reshape the management plan. अगर हम देख रहे हैं ADHD में थोड़ा दिक्कत हो जाता है management, but अगर हम देख रहे हैं कि चीजों में difference आ रहा है, we should try to review and reorganize what we have already managed on. And it's a proper cycle, like in ADHD diagnosis or assessment का पूरा एक cycle है. इस cycle को follow करना is very important, क्योंकि if we do not identify it, sometimes हम लोग overlook करते हैं कि नहीं बच्चा है ऐसे तो कर ही सकता है, बच्चा है energy ज़्यादा है, but sometimes we overlook those. So assessment and diagnosis through observation is very important. So this is a crisp of the management that we can have on ADHD. And why I gave up this picture towards the end is because now Didi has been included in Paralympics, and these are some of the winners.
अब इंडिया तो बहुत इस चीज में प्रोग्रेस कर रही है एंड आई होप we are able to contribute more. What I always say and I believe is like we are the very few selected people. हम लोगों ने एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया है जहां पे हम अपनी सेवा को कंट्रीब्यूट कर सके ह्यूमैनिटी के लिए, हर एक ग्रुप के लिए, और जहां पे हमें ये स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम उनको समझ सकते हैं. So we should be very empathetic and we should be very careful and we should be very compassionate while delivering these services. So I hope this session is informative to you all. Thank you. And I welcome you for the questions. Thank you, madam. If anybody have a question, then please. Hello. I'm audible? Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. यदि किसी के पास कोई प्रश्न हो इसके संदर्भ में, जो अभी आपके समक्ष रखा गया है मैटर, इसके संदर्भ में अगर कोई प्रश्न हो तो मैडम से आप पूछ सकते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, ये मैम ने बताया था आरसीआई की स्थापना कब हुई थी? लीना गुप्ता, मैडम लीना गुप्ता पूछ रही हैं आरसीआई की स्थापना. 1992. 1990. गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं सर, नहीं मैम, नहीं वो मेरा ना मिस हो गया था, मैं लिख रही थी. हाँ, तो नहीं, इसलिए 1992 में आरसीआई का स्थापना हुआ था. ओके ओके, थैंक यू. एनीबडी और कोई? मैम एक क्वेश्चन और है, मेरी एक क्वेरी कि स्पेशल पर्सन को वोट का राइट है अभी? वोट का राइट है. आ गया ना वो अभी 2016 वाले उसमें. तो मैम उसमें सभी आएंगे या कुछ स्पेशलिटी रह जाएगी? नहीं, सभी आएंगे. मैं ना आप लोग के साथ आई शेयर द होल जो नए चेंजेस 2016 में आए हैं ना, राइट टू वोट एंड एवरीथिंग. आई शेयर दैट पीपीटी आल्सो. आई हैव दैट पीपीटी. मैं वो पीपीटी और हैंडबुक ऑफ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी भी शेयर कर दूंगी, जहां से आप लोग को ना थोड़ी और आइडिया मिल जाएगा विद द एडवांसमेंट. यस यस, थैंक यू. इस पीपीटी के साथ आई विल सेंड यू 2 more डॉक्यूमेंट्स. बस कपिल थैंक जी मुझे याद दिला दीजिएगा एक बार प्लीज. ओ बोलिए, हम सुन रहे ललित हैं. राडिया, बिल्कुल. राइट टू एजुकेशन है मैम, वो 2009 में आया था ना? 2009 में आया था, 10 में आया था? नहीं, 9 में आया था मैम. अच्छा, 9 में आया था. थैंक यू, फिर आपने मेरा सही कर दिया. ठीक है मैम, थैंक यू. थैंक यू. मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ. थैंक यू मैम. नो वरीज. और किसी के पास कोई प्रश्न है? एनीबडी हैव अ क्वेश्चन? मैम एक क्वेरी और है. हेलो. हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम. एक Good क्वेरी morning. और कि एक एसएलडी का टेस्ट का नेम बोला था आपने. निमेंस बैटरी. न्यूमेंस. निमहैंस. विमहेंस बैटरी. Nim. N for naughty, I for intellectual. ओके. Nimhans ठीक है. Institute है ना? निमहेंस हाँ, Nimhans battery. There are some more. बैटरी. There are some more batteries. मैंने last time भी वो किया था. Anyways, I'll share that also. वहाँ पे इनफैक्ट महाराष्ट्र में ना 2-3 एसएनडीटी यूनिवर्सिटी ने भी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, एसएलडी के लिए वो टूल्स, वो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स बनाए थे. So they are very comprehensive, better than like the ones we use. थैंक यू. Mm-hmm. हेलो Yes. मैम, आपने बोला निमांस बैटरी जो है वो स्पेशल मतलब एसएलडी के लिए यूज करते हैं, तो ये निमांस का बैटरी जो है वो अभी मिलता नहीं है, मतलब यूज नहीं कर सकते. उन्होंने कुछ बैन किया हुआ है, ये मुझे आइडिया मिला था. मैंने बहुत सारे सेक्रेटरीज के पास भी पूछा था महाराष्ट्र में, तो एक्चुअली बेंगलुरु का है ना.
नहीं, मतलब मैं 2018 तक तो यूज कर रही थी इंडिया में। अब अगर कुछ चेंजेस आया तो आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। ओके, तो लेकिन इसके इसके अलावा जो अलावा हाँ, महाराष्ट्र में, हाँ, जो महाराष्ट्र में वो है, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी ने दिया था, डीटी समथिंग। मैं भेज दूंगी, आई सेंड यू द पीपीटीज। बस आप लोग ना मुझे याद दिला देना ग्रुप में कि ओके डिसेबिलिटीज का। हाँ, एसएलडी का आई नो, बट निमेंस वी यूज्ड टू डू इट। 2018 तक हम वही करते थे। एक्चुअली मैम नया एडिशन मतलब उसमें कुछ कमियां जो है वो एडिशन करने की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ था। मैंने वहां पे लास्ट टाइम एक बार कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने निमांस का बैटरी जो है पुराना वाला, मतलब फर्स्ट टाइम जो वर्जन था, तो वही सब यूज करते हैं। लेकिन नया जो है उसमें कुछ चेंजेस करने की वजह से उन्होंने वो बैन किया है, ऐसा मुझे मतलब अच्छा इंफॉर्मेशन अच्छा मिला हुआ था। तो अच्छा। इसलिए मुझे पूछना था कि इसके अलावा और कुछ यूज कर सकते हैं। तो आपने बोला एसएनडीटी वाला जो है। हाँ, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, हाँ, उन लोगों का हाँ है, हाँ तो हाँ। आई शेयर दोज विथ यू। ओके एक मैम, बार बस और एक ग्रुप पे याद क्वेश्चन। दिला देना। ओके मैम, और एक था कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब हम्म, कौन सी भी डिसेबिलिटी होती है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है। हाँ हाँ। तो मतलब मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज पे, तो मेरे हम्म कॉलेज में ऐसा हुआ था कि वो हैंडीकैप थी, हम्म। लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं था। तो हम अगर एग्जाम में वो बैठती है तो एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं, बट सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। उसने कोई क्योंकि सर्टिफिकली इज नहीं इट किया फिजिकली हैंडिकैप्ड है? जी जी जी। हाँ, तो दे सकते हैं। जहां तक मुझे पता है उसके नॉर्म्स मुझे देखना पड़ेगा। फिजिकली हैंडिकैप बट सर्टिफिकेट्स होते हैं, दे गिव आई थिंक अबव 50% गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जी मैम, मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो सब 21 डिसेबिलिटी है, उसमें से एक डिसेबिलिटी उसकी थी, तो वो हाँ सर्टिफिकेट ले सकती है, लेकिन उसने नहीं लिया। तो हम हाँ। हमारे पास वो अथॉरिटी रहती है क्या कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिले? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में तो होनी चाहिए, बट देन यू शुड ऑलवेज एनकरेज, जब भी एडमिशंस होते हैं मैडम, ना, तो थैंक एनकरेज यू करना चाहिए। बबीता ओके मैडम। मैम। हाँ, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू अमिता। अमिता, थैंक नाउ यू। मैडम नूर सबीना मैडम का जो कि पहला क्लास था, तो वो पीरियड जो चलता है वो नहीं हो पाया था क्योंकि वो ऑन द वे थी, तो बबीता मैडम का कराया गया। तो अब